हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे और बिल्कुल छोटी सी वीडियो में पूरे चैप्टर 1 को अच्छे से रिवाइज करा दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू NE। यानी E क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल यानी इंटीजर है। n हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। यानी इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन बनेगा आपको इसमें ध्यान रखना कि n जब भी निकाले Q/E से n हमेशा क्या आना चाहिए? इंटीजर। अगर n इंटीजर आता है तो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आपको चार्ज दे दे 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम और बोले कि ये चार्ज पॉसिबल है, तो आप यहाँ डालेंगे 6.4 × 10⁻⁻19 और E कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कट जाएगा। ये कट के क्या आ जाएगा? 4। तो आपको बोलना यस, ये चार्ज पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर 6.2 आ जाए या 3.4 आ जाए, ये 3.4 आ जाए और यहाँ पर 10⁻18 आ जाए, बोले कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। अब यहाँ पर चेक करके देखें, 3n की वैल्यू निकाल के देखें। 3.4 × 10⁻18 ये चार्ज हो गया। E की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा 17/8 कट करके, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 5, यानी 85/4 ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये बॉडी पे चार्ज हो ही नहीं सकता। इतना चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। देखिए बच्चों, इस वीडियो में डेरिवेशन नहीं किया जाएगा। डेरिवेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये क्विक रिवीजन वीडियो है। इसमें सारे एक चैप्टर को आसानी से कम टाइम में मुझे रिवाइज करवाना था, इसमें मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। डेरिवेशन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा सो दैट आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कूलम्स लॉ क्या होता है कि दो चार्ज है और उसके बीच का सेपरेशन R है, तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा। लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सिव और अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव। तो उस फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? F = KQ1Q2/R²। और यहाँ पर K कितना है? 1/4πε0, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ अगर आप ε0 की यूनिट निकालना चाहे, K कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यहाँ से ε0 को इधर ले जाए, Q1 Q2/4πR²F। तो आप यहाँ से ε0 की यूनिट भी निकाल सकते हैं और इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ε0 की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? न्यूटन, और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। और वैसे ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहे ε0 का, जो कि एग्जाम में आ सकता है, तो चार्ज के लिए डायमेंशन क्या होता है? AT 2 बार है तो A²T² हो जाएगा अपॉन में यहाँ से क्या है? 4π कोई डायमेंशन है। R² के लिए L का स्क्वायर, फोर्स के लिए डायमेंशन होता है MLT-2। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M ऊपर चला जाएगा -1, L ऊपर जाएगा तो -3, T ऊपर जाएगा तो +4 और A²। ये ε0 का डायमेंशन भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर दो चार्ज के बीच में एयर रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अगर उसी दो चार्ज के बीच में एयर ना होके कोई मीडियम हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0M। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो सारी चीज़ें कट जाएगी, एप्सिलॉन m चला जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे। और एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एप्सिलॉन r, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, जो कि किसका रेशियो होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या, टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, अगर आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कि अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पर इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर ड्रॉ हो जाएगा, इस पॉइंट पर इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर ड्रॉ हो जाएगा, और एक ही जगह P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमेशा कंडक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये कोई रफ मेटालिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा, हमेशा। ये फील्ड लाइन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा, कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। रिलेटिव क्लोजनेस गिव the strength of relative closeness of field line give strength of electric field, गिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितना ज़्यादा पास में फील्ड लाइन होगा वहाँ पर का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोजनेस क्या है, ज़्यादा। चौथी प्रॉपर्टी होगी। पांचवी, फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाता है। पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे ख़त्म, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव पे वापस नहीं आता, इसलिए ये फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन इससे आ जाए कि एक स्फीयर दे रखा है, उसका इनर चार्ज है -q और आउटर चार्ज है +q, तो आप अगर सिग्मा इनर अपॉन में सिग्मा आउटर क्या होगा ये निकालो, तो सिग्मा इनर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना है इनर में -q, और एरिया क्या होगा, इनर एरिया स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। सिग्मा आउटर, तो चार्ज आउटर चार्ज कितना है q, और आउटर एरिया क्या हो जाएगा 4πR²। तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी, r² ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा -r² अपॉन में स्मॉल r², ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज ए स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी
एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। यहाँ पे ये क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो एफ वेक्टर किसके इक्वल हो जाए? फोर्स किसके इक्वल हो जाए? क्यू नॉट इंटू में, या सिंपली एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू में ई। यानी अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में डालेंगे तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा F। अब वो कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू में E। इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ निकलेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की तरफ आएगा। इसमें बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा कितना? QE। अगर हमने एक चार्ज Q और एक चार्ज Q माइनस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो दोनों पे फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कितना लगेगा तो वही Q इंटू में E। और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी मैग्नीट्यूड सेम, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक चार्ज को उसी फील्ड में A से B ले जा रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी बाहर की तरफ, और इस पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे। तो इस चार्ज पे फोर्स भी लगेगा बाहर और हम इसे डिस्प्लेस भी कर रहे हैं बाहर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो इस केस में वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। अब इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसे हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं? इस तरफ। यानी नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा और हम लेकिन इसे ले जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर एक चार्ज Q है और इससे हमें R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है बताना हो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको याद रखना एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर। और K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। यानी E जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। और चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा कितना? KQ अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उस पॉइंट से अवे नहीं होगा, उस पॉइंट से क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा और चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो अवे, आउटवर्ड होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड। तो आपको इनवर्ड और आउटवर्ड कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। जैसे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक चार्ज है Q और एक चार्ज है -Q, और आपसे पूछा जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसकी वजह से तो क्या होगा? प्लस है तो आउटवर्ड, और ये माइनस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड। तो इनवर्ड और आउटवर्ड कहाँ से लगाना है? जहाँ पर आपसे पूछा गया उसी से आउटवर्ड भी होगा, उसी से इनवर्ड भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा आप फोर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसके लिए हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ P पॉइंट है और इसे दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अब बाहर की तरफ, इधर हो जाएगा E1। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ E2। अब इन दोनों को हम क्या
करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो क्या यही हमारा डायगोनल जो होगा वो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा यहाँ पर कितना है 90 है, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर। और E1 किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी पीछे बताया कितना होता है KQ/R स्क्वायर। तो अगर E1 की हम वैल्यू निकालेंगे तो E1 इसकी वजह से तो K रहेगा, चार्ज की जगह Q आ जाएगा, और R की जगह ये A है डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर। E2 जब निकालेंगे तो E2 इसकी वजह से तो K रहेगा, और चार्ज की जगह कितना आ जाएगा 2Q, और डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा A स्क्वायर, तो ये जो 2KQ अपॉन में A स्क्वायर। थोड़े देर के लिए इसका नाम रख सकते हैं E, और इसका नाम रख सकते हैं 2E, क्योंकि हमने इतने पार्ट को E मान लिया है। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कितना आ जाएगा E स्क्वायर, यानी E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा E स्क्वायर, E2 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 4E स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5E स्क्वायर, यानी रूट 5E, और रूट 5 और E की वैल्यू कितना हमने लिया था KQ/A स्क्वायर। तो इस तरह से हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बहुत सारा केस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और आपसे यहाँ पे एक माइनस चार्ज दे दे, यहाँ पे प्लस चार्ज दे दे, अब बोले यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बाहर, यानी E1। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा अंदर E2। और इसे नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये डायगोनली हमें क्या बता देगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो हम E नेट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि इक्विलैटरल है तो ये 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 120। और फिर उसी तरह से हम आंसर निकालेंगे। लेकिन याद रहे जब हम E1 निकालेंगे, डिस्टेंस A है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो E1 हमने इसकी वजह से लिया तो क्या आ जाएगा KQ अपॉन में A स्क्वायर, और E2 हमने इसकी वजह से लिया है। तो इसमें आपको साइन को कंसीडर नहीं करना, ये याद रखना, इसका भी आंसर सेम ही आएगा KQ अपॉन में A स्क्वायर। साइन का बस ये मतलब था अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनवर्ट, बट यहाँ साइन को कंसीडर नहीं करना है। बाकी इसमें पुट करके इसको थोड़ी देर के लिए लिख लेंगे E, इसे भी लिख लेंगे E, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस में 2E स्क्वायर कॉस 20 कितना होता है -1/2, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा E, और E हमने किसको माना था KQ/A स्क्वायर को। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे E1 माइनस E2, ज़्यादा में से कम को क्या कर देना माइनस। दो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो नेट कैसे निकालना, सीधे सीधे ऐड कर देना। लेकिन उसके अलावा कोई एंगल हो तो ऐसे केस में पैरेललोग्राम बनाना, और उसका जो डायगोनल होगा वो आपको नेट बताएगा, चाहे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो नेट फोर्स हो, चाहे वो नेट कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस उनके बीच का एंगल, और इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, पोजीशन ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। आपसे बोल दे दो चार्ज दिया हुआ, उसका जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर होगा, तो देखिए या तो कहीं बीच में होगा या तो इधर उधर होगा। अगर आपने यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट लिया तो इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। E1 और E2 क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेशक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, कब, जब E1 और E2 इक्वल हो जाए तो E नेट कितना हो जाएगा जीरो।
यानी अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे हो सकता है, समवेयर बिटवीन दिस चार्ज। उसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज हो दोनों, तो अगर ये पॉइंट हमने बीच में ले लिया तो इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, और ये नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। यानी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी ई नेट क्या हो सकता है, ज़ीरो। वो भी कब, जब E1 और E2 क्या हो, इक्वल, यानी कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन कहाँ होगा, कहीं पे बीच में होगा, कहीं पे इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो और आपने अगर पॉइंट बीच में ले लिया तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर आउटवर्ड, और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसी की तरफ इनवर्ड। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर नेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आपको क्या लेना है, या तो इस तरफ लेना है या तो इस तरफ पॉइंट लेना है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। पॉइंट किधर लेना, जिधर मैग्नीट्यूड कम हो, इधर Q है इधर 2Q है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोजीशन होगा यहाँ पे लेना, इस डिस्टेंस को मान लेना x। इसी x डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कैसे, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर E1, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E2, और E1 E2 जब इक्वल हो जाएगा, जब E1 और E2 इक्वल हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो याद रखना, दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं पे, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जिधर मैग्नीट्यूड कम होगा उस तरफ होगा।